हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आई होप कि आप सब ठीक है, क्योंकि ठंड बहुत पड़ रही है तो अपने आप को कवर करके रखें, क्योंकि इस मौसम में तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तो चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग एप्टीट्यूड का टॉपिक है, और ये आपका बीएड फर्स्ट ईयर लर्निंग एंड टीचिंग का भी है। और देखिए, क्योंकि ये जो वीडियोस हैं कि वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों तरीके के बच्चों के लिए है, तो इसीलिए इसको मैं पूरा हिंदी में भी एक्सप्लेन करूँगी आप लोगों को। तो आप लोग इसको हिंदी में भी नोट करते रहें साथ में, कि आप इसको नोट करते रहेंगे, चाहे वो इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं चाहे वो हिंदी मीडियम बच्चे हैं। आप लोग पहले समझ लीजिए, और नोट आप बाद में भी कर सकते हैं वैसे देख के। तो देखिए, जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? शिक्षण अभिक्षमता। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे उनके लिए बता रही हूँ, शिक्षण अभिक्षमता। अभिक्षमता। तो देखिए, आपके जो टीचिंग एप्टीट्यूड के और जो बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 3 लर्निंग एंड टीचिंग है, क्योंकि इसके अंदर भी क्या है, आपको टीचिंग और लर्निंग के बारे में पढ़ाया जाता है कि आपको किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना चाहिए, कैसे एक शिक्षण होना चाहिए, शिक्षक को कैसा होना चाहिए, और यही चीज़ आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में होता है। और जो टीचिंग एप्टीट्यूड है आपका हर एक एग्जाम में आता है, चाहे वो आपका सीटेट हो, यूपी टेट हो, एस टेट हो, रीट हो आपका, यानी टेट का कोई भी एग्जाम है उसके अंदर आता है। इवन आप जो यूजीसी नेट का पेपर देते हैं तो उसमें जो पेपर 1 होता है वो टीचिंग एप्टीट्यूड होता है। तो उसमें भी आपको ये अच्छे से आना चाहिए। तो इसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें प्रीवियस वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए हैं। आप उस पर जाइए और उन वीडियोस को ज़रूर देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हर एक चीज़ डीपली एक्सप्लेन की हुई है वो। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं आज। और अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और दूसरों के साथ भी नॉलेज को जरूर बांटें। तो देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिक्षमता, और ये आपका बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 3 में है, लर्निंग एंड टीचिंग। इसके अलावा ये आपका बीएड थर्ड सेमेस्टर में है, बीएड थर्ड सेमेस्टर में है ये लर्निंग एंड टीचिंग जो है। क्योंकि देखिए, जो बच्चे बीएड कर रहे होते हैं ना, उनके सेमेस्टर वाइज डिवाइड होता है, और सेमेस्टर में ही उनके जो टीचिंग सब्जेक्ट्स हैं वो भी जो होते हैं वो सारे इंक्लूड होते हैं। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में आपका कंटेम्प्री हो गया, सेकंड में सीडीपी हो गया, थर्ड में लर्निंग एंड टीचिंग हो गया, तो इस तरीके से इंक्लूड किया हुआ होता है। तो ये बीएड के थर्ड सेमेस्टर में है। प्लस आपका डीएलएड, डीएड, डाइट, ये जो सिमिलर डिप्लोमा कोर्सेज हैं उनके अंदर ये आपका होता है, सेम टॉपिक होते हैं। आपको क्या है, देखिए, आपको बेसिकली टॉपिक पे आपको कंसीडर करना है। आपको ये नहीं देखना कि ये बीएड में लिखा हुआ है या बीएड में लिखा हुआ है, क्योंकि जब टीचिंग की बात हम कर रहे हैं ना, अगर टॉपिक ये है आपका, तो मतलब कि आपको ये चीजें पढ़नी है, आपको ये समझनी है अच्छे से। तो देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग हम आज पढ़ने वाले हैं, यानी कि शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। तो शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं हमारे, उसमें हमारा सबसे पहला दिया हुआ है टीचर्स हेल्थ। तो यानी कि अगर हमें शिक्षण को प्रभावित बनाना है, अफेक्टिंग बनाना है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? उसके लिए ज्यादा जरूरी है टीचर्स हेल्थ। क्योंकि अगर एक टीचर की हेल्थ सही होगी तभी वो अच्छे से बच्चों को पढ़ा पाएगी। अब हेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो हेल्थ में क्या आ जाता है हमारा? मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ की हम बात कर रहे हैं। फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ। तो इसमें देखिए, अगर टीचर का फिजिकल हेल्थ अच्छा है और मेंटल हेल्थ अच्छा है, तभी वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएगी। अगर दोनों में से एक भी चीज अच्छी नहीं हो रही है, यानी कि मान लीजिए कि टीचर की तबीयत ठीक नहीं है, वो फिजिकली फिट नहीं है, और वो पढ़ाने के लिए अगर बच्चों को आई है, तो फिर वो 100% अपना नहीं दे पाएगी बच्चों को पढ़ाने में। तो इसलिए क्या है कि टीचर का फिजिकल हेल्थ अच्छा होना जरूरी होता है। इसके अलावा मेंटल हेल्थ है हमारा, क्योंकि मेंटल हेल्थ अगर टीचर का अच्छा नहीं है, अगर टीचर किसी प्रॉब्लम में है, परेशानी में, या उसको घर की टेंशन है, तो वो बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ा पाएगी। कहीं ना कहीं वो फैटिक देखने के लिए टीचर के अंदर वो मिलेगा। तो क्या है
कि टीचर की हेल्थ अफेक्ट करती है टीचिंग को, इसलिए टीचर को फिजिकली एंड मेंटली फिट होना बहुत ज़रूरी है, उसकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट आता है हमारा टीचर्स एटीट्यूड। अब देखिए, जब हम टीचर्स एटीट्यूड की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कि जो एक अध्यापक का दृष्टिकोण किस तरीके का है। अध्यापक का दृष्टिकोण, देखिए अध्यापक का दृष्टिकोण, एटीट्यूड किस तरीके का है और किस तरीके का होना चाहिए एक टीचर का क्लासरूम के अंदर एटीट्यूड। देखिए, अगर एक टीचर पॉजिटिव है तभी वो बच्चों को एक पॉजिटिव थॉट्स दे पाएगी, बच्चों को पॉजिटिविटी के साथ पढ़ा पाएगी। अगर टीचर का एटीट्यूड ही पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव जा रहा है, या फिर वो बच्चों को सोचती है कि मैं बस इतना करा देती हूँ, बच्चे से ज़्यादा कर ही नहीं सकते हैं, यानी कोई भी नहीं समझेगा, तो ये क्या एक नेगेटिव एटीट्यूड है, तो जो टीचर के अंदर नहीं होना चाहिए। तो टीचर का एटीट्यूड होना, अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक जो अध्यापक है उसका दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? सकारात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर हम एक बेहतरीन या एक प्रभावी शिक्षण चाहते हैं जिससे कि बच्चे प्रभावित हो और उनको अच्छा सीखने के लिए मिले। नेक्स्ट आता है हमारा इन्वायरमेंट। अब देखिए, इन्वायरमेंट की बात आती है तो किसकी बात आती है कि हमारा जो एक क्लासरूम है जहाँ बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, तो वो क्लासरूम कैसा होना चाहिए? उसमें एक पॉजिटिविटी होनी चाहिए। और पॉजिटिविटी का मतलब क्या है? पॉजिटिविटी का मतलब देखिए, टीचर जो पढ़ा रही है वो तो है ही, पर अगर क्लासरूम गंदा होगा या उसके अंदर जो सुविधाएं होनी चाहिए अगर वो नहीं होंगी, फैसिलिटीज नहीं होंगी, तब भी वो क्या होगा? वो इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होगा, अगर वहाँ पे रिसोर्सेज नहीं होंगे तो इसलिए जहाँ पे भी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए अच्छे शिक्षण के लिए। तो यहाँ पे वातावरण आप लिख लीजिए। नेक्स्ट आता है हमारा साइज ऑफ द क्लास। अब देखिए, साइज ऑफ द क्लास का मतलब क्या हो गया कि कक्षा का आकार कितना है। अब कक्षा का आकार हम कैसे नापेंगे कि कितने गज का ये एक रूम है, इस तरीके से हम इस कक्षा का आकार नापेंगे? नहीं। देखिए, कक्षा का जो आकार होता है वो होता है बच्चों का साइज से, कि यानी कि बच्चे कितने हैं क्लास के अंदर। और तो देखिए, जो एक आइडियल क्लासरूम माना जाता है वो 30 का माना जाता है, कि 30 से ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, 30 to 35। तो उस क्लासरूम में क्या होगा? अब क्योंकि जो बच्चों की हम बात कर रहे हैं, छोटे बच्चों की हम बात कर रहे हैं, अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो क्या होगा? टीचर सब बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाएगी, है ना, कुछ बच्चे रह जाएंगे या जो पीछे हैं वो रह गए। तो ये देखिए, टीचर की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती ही है कि उनको सभी बच्चों पे ध्यान देना है, पर ये ध्यान भी रखना जरूरी कि बच्चे ज़्यादा ना हो। तो क्लास ऑफ द साइज भी मैटर करता है फॉर इफेक्टिव टीचिंग। तो अफेक्टिंग टीचिंग के लिए ये था हमारा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, यहाँ मैं लिख देती हूँ कक्षा का आकार। नेक्स्ट आता है हमारा ऑडियो विजुअल एड्स, यानी दृश्य श्रव्य सामग्री। दृश्य श्रव्य सामग्री यानी ऐसी सामग्री जिसको देखा भी जा सकता है और सुना भी जा सकता है, दृश्य श्रव्य। तो ऑडियो विजुअल एड्स का होना बहुत जरूरी होता है। अब देखिए, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो ऑडियो हमारे पास क्या है? दृश्य के लिए क्या है कि हम इसको देख पा रहे हैं बोर्ड को, और विजुअल क्या है? सॉरी, ऑडियो है हम क्या अब इसको सुन पा रहे हैं, और विजुअल क्या है? हम इसको देख पा रहे हैं। तो इसलिए क्या हो गया? इसको हम बोलते हैं दृश्य श्रव्य सामग्री, जिसको हम दृश्य मतलब जिसको देख भी पा रहे हैं, श्रव्य जिसको सुन पा रहे हैं हम। इंग्लिश में हम ऑडियो बोलते हैं, ऑडियो यानी सुनना और विजुअल यानी देखना। नेक्स्ट आता है हमारा कैपेबिलिटीज। अब देखिए, कैपेबिलिटीज किसकी बात हो रही है? यहाँ टीचर की कैपेबिलिटीज की बात हो रही है, योग्यता की बात हो रही है। अब देखिए, एक टीचर है, उसको पता है कि उसको बच्चों को पढ़ाना है, उसके पास एक करिकुलम है, उसके पास सिलेबस है कि उसको किस तरीके कितना क्या क्या पढ़ाना है, बट उसको किस तरीके से पढ़ाना है ये टीचर की जो क्रिएटिविटी है उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कैपेबिलिटीज में? टीचर्स क्रिएटिविटी, कि टीचर कितनी क्रिएटिव है, वो किस मैटर को किस तरीके से बच्चों को समझा सकती है। क्योंकि जितना अच्छे से वो बच्चों को समझा पाएगी अपनी क्रिएटिविटी से, उतना अच्छा से बच्चे समझ पाएंगे उस चीज को, उनको वो टॉपिक क्लियर हो पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या रहता है?
क्रिएटिविटी, और क्रिएटिविटी को हिंदी में हम बोलते हैं सृजनात्मकता, सृजनात्मक। तो हिंदी में भी मैंने लिख दिया है। और कैपेबिलिटीज का मतलब होता है क्षमताएं, क्षमताएं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा 7th पॉइंट, टीचिंग मेथड्स। अब यहाँ पे टीचिंग मेथड्स में क्या आ जाता है हमारा, शिक्षण विधियां आ जाती हैं। तो यहां लिख लीजिए आप शिक्षण विधियां। अब देखिए शिक्षण विधियां ये भी प्रभावित करती हैं शिक्षण को, क्योंकि एक शिक्षण के अंदर हमें क्या शिक्षा बच्चों को देनी है और उसको किस तरीके से पढ़ाना है, ये दोनों ही चीजें जरूरी होती है। क्योंकि आपके पास एक मैटर है, बट उसको पढ़ाना किस मेथड से आप बच्चों को पढ़ाना चाहेंगे, जिसमें इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड्स भी होते हैं। तो आपके अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये टीचर पे डिपेंड कर रहा है कि टीचर को इस तरीके से किस मेथड से बच्चों को पढ़ा रही है, किस मेथड से टॉपिक को क्लियर कर रही है। क्योंकि देखिए आपके जो इंग्लिश होते हैं उसमें अलग मेथड्स यूज करते हैं, कई बार हम जर्नल टू स्पेसिफिक भी जाते हैं, कई बार उसमें आप इंडक्टिव टू डिडक्टिव भी जाते हैं। तो ये क्या है, मेथड्स होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि टीचर किस तरीके से बच्चों को समझा रही है। नेक्स्ट आता है हमारा टीचिंग रिसोर्सेज, शिक्षण संसाधन। अब देखिए टीचिंग रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, टीचिंग एड्स की बात कर रहे हैं, यानी शिक्षण संसाधन। यह है आपका शिक्षण संसाधन, टीचिंग रिसोर्सेज। अब देखिए टीचिंग रिसोर्सेज क्या है, ये जो बोर्ड में यूज कर रही हूँ, ये पेन में यूज कर रही हूँ, डस्टर भी मैं बीच में यूज कर रही हूँ, तो ये क्या है, टीचिंग एड्स है। अगर इसके अलावा मुझे कुछ और कोई इक्विपमेंट यूज करना होता है आपको समझाने के लिए, तो वो टीचिंग एड्स होता है। तो टीचिंग एड्स, शिक्षण संसाधन हमारे पास जो है, पहले बात तो वो अवेलेबल होने चाहिए कि टीचर को जब क्लास में जा रही है तो उसके पास में वो टीचिंग एड्स है, रिसोर्सेज है, और उनको यूज करना भी आना चाहिए कि उनको यूज किस तरीके से करना है। तो ये हमारे टीचिंग रिसोर्सेज हो गए। नेक्स्ट हमारा आता है नेचर ऑफ स्टूडेंट। अब देखिए नेचर ऑफ स्टूडेंट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, तो इसको लिख लीजिए आप, विद्यार्थी की प्रकृति, विद्यार्थी की प्रकृति, ये आपका 9th का है, विद्यार्थी की प्रकृति। अब इसमें देखिए बच्चे का नेचर कैसा है, तो वो भी हमें मैटर करता है कि हमें शिक्षण हमारा इफेक्टिव होगा कि नहीं होगा। अब देखिए एक बच्चा जो है, आपने इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में पढ़ा होगा, व्यक्तिगत भिन्नताएं, कि सभी बच्चे जो हैं अलग अलग तरीके के होते हैं, सबके फीचर्स अलग होते हैं, सबका समझने का तरीका अलग होता है। कोई बच्चा जल्दी समझ जाता है, कोई बच्चा देर से समझता है। तो ये क्या है, ये नेचर ऑफ द स्टूडेंट कि बच्चा किस तरीके का है। बच्चा एक शाय बच्चा है जो बोल नहीं पा रहा है अपनी प्रॉब्लम को, एक बच्चा है बहुत एक्टिव है, हाइपर एक्टिव है, जो फटाफट जल्दी से सारा कुछ सॉल्व भी कर लेता है और आपसे प्रॉब्लम भी डिस्कस कर रहा है ना। तो वो क्या है, नेचर ऑफ द स्टूडेंट है। और टीचर को क्या करना है, टीचर को उस बच्चे को समझना है कि बच्चा किस तरीके से है और उसको किस तरीके से समझाना है। क्योंकि दोनों बच्चे को हम इक्वली नहीं ट्रीट कर सकते। जो बच्चा बहुत स्लो चल रहा है आप उसको उसी तरीके से वो चीज़ें समझाते हैं, जो बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव है, जो आपको सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ये समझ करके दिखा रहा है, आप उसको और आगे के समझ देते हैं फिर। तो नेचर ऑफ द स्टूडेंट भी डिपेंड करता है एक अच्छे शिक्षण के लिए। तो आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट था हमारा टीचर्स हेल्थ, यानी शिक्षक का स्वास्थ्य। सेकंड था हमारा टीचर्स एटीट्यूड, यानी अध्यापक का दृष्टिकोण। थर्ड था हमारा इन्वायरमेंट, वातावरण। नेक्स्ट था हमारा साइज ऑफ द क्लास, यानी कक्षा का आकार। फिफ्थ था हमारा ऑडियो विजुअल एड्स, दृश्य श्रव्य सामग्री, जो इरेज हो चुका है यहाँ पे। नेक्स्ट था हमारा सिक्स्थ कैपेबिलिटीज, यानी क्षमताएं। सेवन था हमारा टीचिंग मेथड, शिक्षण विधियां। एट था हमारा टीचिंग रिसोर्सेज, जिनको हम टीचिंग एड्स भी बोलते हैं, शिक्षण संसाधन। एंड द लास्ट इज नेचर ऑफ स्टूडेंट्स, शिक्षा यानी कि
जो हमारा स्टूडेंट है यानी विद्यार्थी है, विद्यार्थी की प्रकृति। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुए होंगे सारे, मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किए हैं ये फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग है कि क्या प्रभावित करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में भी देखने के लिए मिल जाते हैं, जो पेपर्स में आपने अगर सॉल्व किए होंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिले होंगे। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, और टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए मैंने जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है उसको आप देखें। बीएड थर्ड ईयर के जो बीएड फर्स्ट ईयर में पेपर 3 का जो है आपका लर्निंग एंड टीचिंग, इस नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उस पर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जिसमें आपको फेजेस ऑफ टीचिंग भी मिल जाएगा, लेवल्स ऑफ टीचिंग आपको मिल जाएगा, थ्योरीज ऑफ टीचिंग आपको मिल जाएगा, टीचिंग क्या होता है, लर्निंग और टीचिंग में क्या डिफरेंस होता है, ईच एंड एवरीथिंग आपको उसमें मिल जाएगी। और आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में इसके क्या प्रिंसिपल्स होते हैं टीचिंग के वो शेयर करूंगी, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग शेयर करूंगी आप लोगों के साथ में। इंस्ट्रक्शन क्या होता है, इंस्ट्रक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो ये मैं आने वाली वीडियोस में आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो मेरे साथ में बने रहिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दूसरों के साथ भी नॉलेज को जरूर बांटिएगा। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।